Making of the Indian Constitution. So, in the last video, we discussed why we need a constitution, what are the functions of a constitution, and why most of the countries have a constitution. So, we have discussed this, and now I hope you have an idea, you know that why we are studying this chapter about the constitution. So, we have studied the circumstances that were there in the South Africa, and we saw that how people of Africa were being oppressed by the whites, and they stood against this system of apartheid, and eventually they got the independence from the whites. And then we saw that how the whites and the blacks, they sat together to make the constitution of new and independent South Africa, right? So now in this video we are going to see how Indian constitution was made, right? Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. So साउथ अफ्रीका की ही तरह इंडिया में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो वो बहुत ही मुश्किलों वाली कंडीशंस थी. मतलब जो सर्कमस्टांसेस थे उस टाइम पे, जो मौजूदा हालात थे वो बहुत अच्छे नहीं थे. दे वर रियली कॉम्प्लेक्स. वो बहुत ज़्यादा ऐसे परेशानी वाले थे, डिफिकल्ट थे, जिनके बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. तो definitely हमारी जो कंट्री है इंडिया, दैट इज द मोस्ट डाइवर्स नेशन. मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलेगी. लैंग्वेज आपको अलग अलग देखने मिलेंगी, लोगों का कल्चर बहुत ज़्यादा अलग है, लोगों का ट्रेडिशंस, लोगों की जो फेथ हैं, रिलीजन्स हैं, फेथ हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं. बहुत ही तरह के लोग हमें हमारे देश में देखने मिलेंगे. अब इतने सारे तरह के लोग हैं, उन्हें हमें कुछ रूल्स पे लाके सहमत करना है. मतलब इन सभी लोगों के लिए हमें कुछ ऐसे रूल्स बनाने हैं जिसपे सब सहमत हों. तो ये एक आसान काम नहीं था. एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स. अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वो ऐसा समय था जब हमारे देश के लोग सब्जेक्ट्स, मतलब कि प्रजा से उभर कर, उससे बढ़कर वो सिटीजन्स बन रहे थे, देश के नागरिक बन रहे थे. अब जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो वो एक तरीके से राजा की तरह रूल कर रहे थे, और जो इंडियंस थे वो उसकी प्रजा बन रखी थी. तो ऐसी सिचुएशंस थी. तो उस टाइम पे क्या था कि जो प्रजा होती है उसको हम वैसे सब्जेक्ट्स कहते हैं, राइट? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उस टाइम पे क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने पूरे तरीके से हमें दबा रखा था, और हमारा स्टेटस कैसा था? सब्जेक्ट्स का था, एक प्रजा के तौर पे था, जिसमें कि हमारी कोई से नहीं थी. हम कुछ भी नहीं कह सकते थे, हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं था. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वो एक ऐसा दौर था जब हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे. हमारे जो देश है वो ब्रिटिशर से आज़ाद हो रहा था, और अब धीरे धीरे करके क्योंकि हम आज़ाद थे तो हमारे देश के लोग जो हैं वो नागरिक बन रहे थे. उनका जो स्टेटस है अब वो सिटीजन्स के तौर पे निकल रहा था. मतलब कि अब हम सिटीजन्स कहला रहे थे, नागरिक बन गए थे. The country was born through a partition on the basis of religious differences. So we all are very much aware of the fact that India was partitioned between two countries, two nations, Pakistan and India. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वो सिर्फ इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था. There was a new country that was born, और वो थी पाकिस्तान. तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया का रिलीजियस बेसिस पे पार्टीशन हुआ कि एक मुस्लिम कंट्री अलग से निकल कर आई पाकिस्तान, कि वहाँ पे जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक नया देश दे दिया गया. तो हमारा जो जॉय था इंडिपेंडेंस का, वो एक तरीके से इस पार्टीशन की वजह से कम हो गया था. कि जितनी खुशी हमें इस इंडिपेंडेंस से होने वाली थी वो कहीं ना कहीं इस पार्टीशन की वजह से थोड़ा सा कम हो गई थी, दुखी कर रही थी हमें. So this was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. और जब पार्टीशन हुआ तो देखो, ये जो पार्टीशन है ना वो आसान नहीं था, और यूं कहें ज़्यादातर ये पॉलिटिक्स चल रही थी. ऊपर के जो लोग थे वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों को एक तरीके से इग्नाइट कर रहे थे, लोगों को उत्सुक कर रहे थे इस रिलीजन के बेसिस पे कंट्री की डिमांड करने के लिए. तो लोगों में बहुत ज़्यादा पहले ये चीज़ नहीं थी, बट जैसे जैसे करके पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हुई वैसे वैसे करके एक नए देश की डिमांड बढ़ने लगी थी. बट जब ये एक्चुअल में
पार्टीशन हुआ तब दोनों ही देशों के नागरिकों के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक थी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली थी। दोनों ही तरफ के लोगों ने बहुत ज़्यादा दिक्कत झेली। बहुत सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान गए और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ही मिसमैनेजमेंट वाला सिस्टम था कि जब हमारे देश के लीडर्स ने पार्टीशन किया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई लोग आएंगे जाएंगे भी, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी करेंगे, भाई कोई पाकिस्तान से इंडिया आएगा, कोई इंडिया से पाकिस्तान जाएगा, सो हाउ यू विल हैंडल दोज पीपल। तो ऐसी कोई मैनेजमेंट नहीं थी उस टाइम पे। तो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस था लोगों के लिए बहुत खतरनाक था। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence। और उस टाइम पे आपने सुना ही होगा कि ऐसा कहा जाता है कि जब जैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन आती थी, मान लो पाकिस्तान से इंडिया में ट्रेन आई है लोगों को लेकर, मतलब कि पाकिस्तान से लोग इंडिया में आए हैं, जो भी हिंदू वगैरह होंगे या जितने भी लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहे होंगे वो पाकिस्तान से इंडिया में आ गए। तो जो ट्रेन भर भर के आ रही थी, जब उनके गेट खोल के देखे जा रहे थे तो वहाँ पे लोग मरे हुए मिल रहे थे। इस तरीके से लोगों की जो सिचुएशन है उस टाइम पे थी। तो लगभग 10 लाख मतलब 1 मिलियन लोगों की डेथ हुई इस पूरे सिचुएशन में। मतलब कि दोनों ही कंट्रीज को मिला के जो पाकिस्तान में लोग जा रहे थे, जो इंडिया में लोग आ रहे थे, तो मतलब इस पूरे वायलेंस में, जो पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस था, इसमें लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो गई दोनों तरफ को मिला के। देन देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, बट एक और प्रॉब्लम थी। मतलब ये पार्टीशन की प्रॉब्लम तो थी ही, बट इसके साथ एक और प्रॉब्लम थी। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब एक दिक्कत तो ये थी कि भाई हमारे देश को डिवाइड किया जा रहा था, तो लोगों को बहुत दिक्कत झेलने को मिल रही थी, मतलब लोगों ने बहुत परेशानी झेली। बट ये एक अकेली प्रॉब्लम नहीं थी हमारे सामने, एक और प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में उस टाइम पे 3 तरह के, या यूं कहें 2 तरह के, मेन 2 तरह के ग्रुप्स थे उस टाइम पे स्टेट्स के, कि मतलब ये इंडिया है तो इसमें 2 तरीके के आपको स्टेट्स देखने मिलते थे। एक कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर थे, दूसरे ऐसे स्टेट्स थे जो उन्हें एक्चुअली कौन रूल कर रहा था, प्रिंसेस, मतलब कि राजा महाराजा। प्रिंस क्यों कह रहे हैं मैं बताऊंगी कि एक्चुअल में वो राजा महाराजा जो हैं, जो किंग हैं, वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। और उन्होंने जो ब्रिटेन में रानी बैठी है उसकी डोमिनेंस को एक्सेप्ट किया हुआ था कि रूल तो जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद में डायरेक्ट ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट नहीं चला रहे थे, हैदराबाद में जो नवाब हैं वो वहां पे गवर्नमेंट चला रहे थे। बट जो नवाब हैं उन्होंने क्या कहा हुआ था कि हमारी रानी ब्रिटेन की रानी है और हम उनके नीचे रह के काम कर रहे हैं। मतलब कि जो हैदराबाद के नवाब हैं उन्होंने ब्रिटेन की डोमिनेंस एक्सेप्ट की हुई थी। तो ये सिचुएशन थी। एक कुछ तो ऐसी स्टेट्स थी, एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स वो था जिसमें कि डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जो कि खुद मान लो अगर राजा की जिससे सीट होती है तो खुद गद्दी पे कौन बैठा था, ब्रिटिशर्स बैठे थे। वहीं दूसरे ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऐसे थे जहां पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर रहे थे, वहां पे रूल कौन कर रहा था, किंग्स रूल कर रहे थे, राजा महाराजा नवाब ये सब रूल कर रहे थे, और उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो डोमिनेंस है वो एक्सेप्ट की हुई थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो स्टेट्स डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी उनके लिए तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है ये स्टेट्स आज़ाद हैं और हम ये जो स्टेट्स हैं वो इंडिया को दे रहे हैं, मतलब कि इंडिया को आज़ाद कर रहे हैं। बट जो स्टेट्स डोमिनियन स्टेटस के अंडर काम कर रही थी, जिन्होंने की ब्रिटेन की रानी को अपनी रानी मान लिया था, उनकी डोमिनेंस एक्सेप्ट कर ली थी, उन लोगों को बोला गया कि भाई ये जो राजा महाराजा हैं उनकी अपनी मर्जी है, अगर वो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, अगर उन्हें इंडिया के साथ मर्ज होना है तो वो इंडिया के साथ मर्ज हो सकते हैं, और अगर उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है, मतलब कि खुद अपना एक अलग से देश बनाना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी दिक्कत ये एक क्रिएट हो रही थी, क्योंकि मतलब बहुत सारी उस टाइम पे लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब लगभग 600 जो राज्य थे वो थे, मतलब कि जिन्हें राजा महाराजा चला रहे थे। तो अगर इतने सारे लोग, मान लो अगर ये 565 प्रिंसली स्टेट्स ये डिसाइड करते हैं कि ना हम पाकिस्तान में जुड़ेंगे ना हम इंडिया में, और हम अपना ही अलग से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो सोच रहे हो आपकी 565 नए देश पैदा हो जाते। वहीं की मान लो चलो इन 565 में भी अगर कोई 100 प्रिंसली स्टेट भी ये कह देती कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, तो उससे भी 100 नए देश पैदा हो जाते।
तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम सिर्फ ऐसी नहीं थी कि मतलब नए देश पैदा होंगे, ये भी था कि भाई ये मैनेज कैसे होगा इतना कि मान लो ये इंडिया है, ठीक है, और हैदराबाद यहाँ कहीं बीच में है। अब हैदराबाद बोल रहा है कि भाई मैं तो अलग रहूंगा, मैं तो अलग रहूंगा, ठीक है, मैं एक इंडिपेंडेंट नेशन बनूंगा। तो बताओ ये पॉसिबल है? मतलब कि चारों तरफ से इंडिया है, बीच में हैदराबाद है, मतलब ये कैसे सस्टेन करेगा? मान लो इंडिया ने कह दिया कि भाई हैदराबाद हमारे जो हवा है हमारे ऊपर से, हमारे टेरिटरी के ऊपर से एरोप्लेन नहीं निकाल सकता। तो क्या हैदराबाद कभी एरोप्लेन उड़ा पाता? नहीं उड़ा पाता। कि मतलब जैसे पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान क्या कहता है इंडिया को कि पाकिस्तान की जो जमीन है उसके ऊपर से इंडिया एरोप्लेन नहीं उड़ा सकता। इस तरीके की कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस कंट्रीज लगाती हैं। तो मान लो अगर हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता, ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है कि हाँ किस तरीके से दिक्कत आती है। तो हम मान लो मना कर देते कि नहीं हैदराबाद एरोप्लेन नहीं उड़ाएगा, तो वो तो जिंदगी भर उड़ा ही नहीं पाता, क्योंकि चारों तरफ से तो इंडिया ही है और इंडिया की टेरिटरी के ऊपर से वो एरोप्लेन उड़ा नहीं सकता। तो मतलब ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते, लोगों में दिक्कत आती, मैनेजमेंट की दिक्कत आती। वही मान लो बीच में हैदराबाद यहाँ है और वो कहता है जी मैं तो पाकिस्तान से के साथ जाना चाहता हूँ। तो क्या ये पॉसिबल होता कि पाकिस्तान यहाँ है, हैदराबाद यहाँ है? कैसे हैदराबाद मैनेज होता? पाकिस्तान कैसे उसे मैनेज करता? तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो हमारे सामने एक दिक्कत तो ये थी कि हमारा पार्टीशन हुआ था, दूसरी दिक्कत ये थी कि भाई बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। हाँ प्रिंसली क्यों? क्योंकि जो राजा महाराजा थे हमारे यहाँ के, उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो ब्रिटेन की क्वीन है वो हमारी भी रानी है। यहाँ के जो किंग्स हैं उन्होंने, इंडिया के जो किंग्स हैं उन्होंने क्वीन की डोमिनेंस एक्सेप्ट कर ली। तो अब अगर क्वीन ये है तो इन्हें किंग तो नहीं कहेंगे, मतलब ये किंग नहीं हुए ना। अगर क्वीन ऊपर है तो ये क्या बन गए? क्वीन के प्रिंस बन गए, एक तरीके से उनके जो युवराज होते हैं, राजकुमार होते हैं, वो बन गए। तो क्वीन ये है और ये क्वीन के राजकुमार हैं, प्रिंसेस हैं, जो कि इंडिया में एक तरीके से रूल कर रहे हैं, वहां पे राज चला रहे हैं। इसीलिए इंडिया में जो ये राजा महाराजा वाली स्टेट थी उन्हें प्रिंसली स्टेट कहा जाता है, कि वो क्वीन के प्रिंसेस बन गया, उन्होंने डोमिनेंस एक्सेप्ट की हुई है, तो इसलिए इन्हें प्रिंस कहा जाता है। तो अब प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारी थी और दिक्कत यही थी कि भाई वो किसके साथ जाएंगी, वो क्या डिसीजन लेने वाली है। The merger of these princely states was a difficult and uncertain task. तो ये प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया में मर्ज करना, इंडिया के साथ उन्हें मिलाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। मतलब 565 प्रिंसली स्टेट्स को आप मनाओ, आप उन्हें परसुएड करो कि आप इंडिया में ही जुड़ जाओ, आप पाकिस्तान के साथ मत जाओ, आप इंडिपेंडेंट मत रहो, आप हमारे साथ जुड़ जाओ। तो उनको क्या लगेगा ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि जो राजा महाराजा है, जो राजा है उसके लिए क्या है कि भाई ये देश मेरा है, मतलब जिस भी एरिया पे वो रूल कर रहा है। अगेन मैं हैदराबाद का एग्जांपल लूंगी कि हैदराबाद क्या बोलेगा कि भाई मैं यहाँ का नवाब हूँ, मेरी मर्जी इस पूरे एरिया पे चलेगी। मतलब वो राजा है, उसके ऊपर किसी का, अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। तो क्या ये जो राजा है क्या वो आसानी से मानेगा इंडिया के साथ आने में? क्योंकि अगर वो इंडिया के साथ आ जाएगा तो फिर रूल किसका चलेगा भाई? इंडियन गवर्नमेंट का। तब जो हैदराबाद है उसके ऊपर एक और अथॉरिटी रहेगी, सेंट्रल जो गवर्नमेंट रहेगी या इंडिया की जो गवर्नमेंट रहेगी ओवरऑल इंडिया की, वो हैदराबाद के ऊपर आ जाएगी, है ना। तो ये राजा इतनी जल्दी से मानेगा नहीं अपनी पावर्स को छोड़ने के लिए, क्योंकि अगर इंडिया में ये मर्ज होंगे तो उससे क्या होगा, इनकी पावर कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत मुश्किल टास्क था इन सबको अपने साथ मिलाने का। When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. अब जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि हमारा फ्यूचर बहुत स्टेबल रहेगा या बहुत सिक्योर रहेगा। हमें डर था कि कहीं आगे जाके, इतनी डाइवर्स कंट्री है तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाएं, कहीं राजा महाराजा वाली जो स्टेट्स हैं कहीं वो अलग कंट्री डिमांड ना करने लग जाएं। तो मतलब हमें जितनी स्टेबल आज हमारी कंट्री है, हमें उम्मीद नहीं थी उस टाइम पे, हमें डर लग रहा था कि क्या ये इतनी सिक्योर रहेगी। आज तो स्टेबल है भाई, आज तो हम सारे अलग अलग जो लोग हैं वो एक साथ रह रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बट उस टाइम पे जब ये चीजें नहीं हुई थी तो एक डर था, राइट। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनको डर था, उनको एंजाइटी थी कि भाई देश का जो प्रेजेंट है उसको कैसे संभाला जाए। आज पाकिस्तान ने मतलब आज पाकिस्तान बना है, कल हो सकता है कोई और धर्म अपने लिए एक नया देश मांगने लग जाए। तो मतलब और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दंगे वगैरह हो रहे थे।
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन थी, डर था कि देश का प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा होने वाला है। इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जब बनाने बैठे तो कितनी सारी दिक्कतें थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ बहुत सही सही था, तो बहुत सारी दिक्कतें उस टाइम पे थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने, जिसको कि उन्हें फेस करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। अब कैसे बना, किस तरीके से बना, किन किन लोगों ने मेजर रोल प्ले किया, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे।